हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जी कल हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखा था, उसके फॉर्मूलाज को समझा था प्रैक्टिकली। तो मैं आपसे ये करूंगा, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने कल की वीडियोस नहीं देखा है, यानी कि इससे पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो एक बार आप जाके इसको जरूर देखें। उसको देखने के बाद अभी का जो लेक्चर है वो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि आज थ्योरेटिकल और उसके एमसीक्यूज यानी कि उसके क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। क्लियर बात? हाँ जी सर। चलिए उसके बाद चलते हैं क्लास में और समझते हैं क्या क्या होता है मार्जिनल कॉस्टिंग थ्योरेटिकली। आइएगा जी, देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग में बेसिकली हम लोगों ने 4-5 कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एक कंट्रीब्यूशन, दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट, तीसरा क्या पीवी रेशियो, चौथा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये 4-5 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। बेसिकली इसी से क्वेश्चन ही आता है, तो ज्यादा थ्योरी में दिमाग लगाने का नहीं, आराम से पढ़ने का, उसके बाद स्किप कर देने का अगर मन करे तो। वैसे ज्यादा कुछ है नहीं। आइए चलते शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा मार्जिनल कॉस्टिंग एज वन ऑफ द टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प द मैनेजमेंट मेकिंग सर्टेन डिसीजंस। तो मार्जिनल कॉस्टिंग किसका कौन से अकाउंटिंग में यूज होता है जी? सर वो मैनेजमेंट के अकाउंटिंग में यूज होता है, जो सर्टेन डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। किसको? मैनेजमेंट को। कह रहा है इट प्रोवाइड्स मैनेजमेंट विद द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट एंड द इंसिडेंस ऑफ सच कॉस्ट इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन अंडरटेकिंग। बोल रहा है ये मैनेजमेंट को क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन कि सर कॉस्ट का क्या बिहेवियर है, कैसे कॉस्ट रन कर रहा है या प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हो रही है। ठीक है, कह रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज द असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट and of effect on profit change is the volume and types of output by differentiating between fixed cost and variable cost। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या डिफाइन करता है मैनेजमेंट को कि मार्जिनल कॉस्ट का असर्टेनमेंट कैसे करना है, किसके बेस पर? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बेस पर हमको प्रॉफिटेबिलिटी में क्या चेंजेस आ रहा है वो सारा चीज हमको कौन डिफाइन करके बताता है? मार्जिनल कॉस्टिंग डिफाइन करके बताता है। कह रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट अ सेपरेट कॉस्टिंग, कोई अलग टाइप का कॉस्टिंग नहीं है। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्टिंग है, ठीक है, और भी सारे कॉस्टिंग है, लेकिन ये एक सेपरेट टाइप ऑफ कॉस्टिंग नहीं है। It is only technique used by accountant to add management decision। बस एक क्या है? टेक्निक है जो अकाउंटेंट यूज करते हैं, क्यों? मैनेजमेंट डिसीजन में ऐड करने के लिए। कह रहा है इट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्टिंग, इसको डायरेक्ट कॉस्टिंग भी कहते हैं यूएसए में। दिस टेक्निक कॉस्टिंग इज ऑल्सो नॉन एज वेरिएबल कॉस्टिंग, इसको वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहा जाता है, डिफरेंशियल कॉस्टिंग भी कहा जाता है, या आउट ऑफ पॉकेट कॉस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, नाम देख लीजिएगा। कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस व्हिच वुड बी अवॉइडेड इफ दैट यूनिट वर नॉट प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड। बोल रहा भाई साहब मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि वो एक यूनिट को ध्यान में रखकर या सर्विस को ध्यान में रखकर, प्रोडक्ट को ध्यान में रखकर अवॉइड करना, अगर वो बना है तो भी, नहीं बना है तो भी। तो मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल यूनिट। अगर एक यूनिट के बदले में क्या इंपैक्ट आ रहा है उसकी बात कर रहा है। देखिए कह रहा है अकॉर्डिंग टू सीएमआई टर्मिनोलॉजी, मार्जिनल कॉस्टिंग इज द असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट of the effect of profit on changes in the volume or type of output by differentiating between fixed cost and variable cost. In this technique of costing, only variable costs are charged to the operations, process or products, leaving all indirect costs to be written off against the profit in the period in which they arise। देखिए ये जो इतना सारा लैंग्वेज में बोला ना, इसका सिंपल सा बात यही बोल रहा भाई साहब, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पे बेस्ड है ये चैप्टर, तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को देखना है, उस बेसिस पर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो डिसाइड करना है, उस बेसिस पर ब्रेक इवन एनालिसिस करना और लास्ट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखना है। तो ये चारों को कंप्लीट करके ये मिला जुला के घुमा फिरा के बात यही कर रहा है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब आ जाइए नेक्स्ट। कह रहा 10 मार्जिनल कॉस्टिंग इज अकाउंटिंग सिस्टम। क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग? एक अकाउंटिंग सिस्टम है in which variable cost are charged to the cost unit, जहां variable cost का क्या चार्ज किया जा रहा है और fixed cost of the period are written off in the full against the aggregate contribution। बोल रहा भाई साहब fixed cost को, ये चीज तो कल मैंने बताया था आपको। देखिए ये चीज बहुत अच्छे से हमने सीखा था क्या कि देखिए फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के जिस दिन बराबर हो जाए उसके बाद वाला का जो पीरियड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलने लगते हैं।
इसके और मार्जिनल कॉस्टिंग में। क्लियर है बात? हाँ जी सर, अभी आगे देखेंगे समझेंगे। और जब फिक्स कॉस्ट मतलब कंट्रीब्यूशन के पहले का फिक्स कॉस्ट जितना भी है वो लॉस में चला जाता है, तो कंट्रीब्यूशन तक सॉरी फिक्स कॉस्ट का जो पैसा है टोटल इक्वेट किससे करना होता है? कंट्रीब्यूशन से। और वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो वेरी करते रहता है अकॉर्डिंग टू यूनिट्स। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब आगे आइए फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। देखिए वैसे तो इसको पढ़ा है लेकिन फिर भी एक बार चलिए ओवरऑल डिवाइडेड कर लेते हैं। कॉस्ट आर सेपरेटेड इनटू फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर डिफरेंशिएटेड। ये तो पता है आपको सर, फिक्स कॉस्ट भी, वेरिएबल कॉस्ट और सॉरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। बोल रहा है ओनली द वेरिएबल कॉस्ट आर कंसीडर्ड फॉर कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर किया जाता है जब हम वैल्यू ऑफ स्टॉक, WIP या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता है। कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट आर चार्ज्ड ऑफ टू द रेवेन्यू ओनली ड्यूरिंग द पीरियड इन व्हिच दे आर इनकर्ड आर नॉट कंसीडर्ड फॉर वैल्यूइंग प्रोडक्ट कॉस्ट इन्वेंटरीज। तो फिक्स्ड कॉस्ट को स्टिल कंट्रीब्यूशन, जब तक हम उतना पैसा नहीं कर लेते उतना यूनिट सेल नहीं कर लेते जितना यूनिट फिक्स कॉस्ट है उतना ही तक इसको चार्ज करते हैं, उसके बाद फिर इसको क्या काम तमाम कर देते हैं। कह रहा प्राइसेस में भी मार्जिनल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस प्राइस वुड कवर कॉस्ट इन टोटल। अगर आप मार्जिनल कॉस्ट में देखें तो कंट्रीब्यूशन पे, और अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखेंगे तो प्राइस सारा कॉस्ट को कवर करता है। कह रहा है इट कंबाइंस द टेक्निक ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डिंग एंड कॉस्ट रिपोर्टिंग। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स फॉर प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल कंट्रीब्यूशन। मार्जिनल कंट्रीब्यूशन के तौर पर इसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है? डिटरमाइन होता है। यही तो है, कंट्रीब्यूशन के बेस पर हम प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं, इसीलिए तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालते हैं हम लोग इसमें, नहीं? हाँ जी सर। कह रहा था यूनिट कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट मींस द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो हो जाता है वो एक यूनिट प्रोडक्ट का कॉस्ट माना जाता है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब एडवांटेज को एक बार देखिए क्या बोल रहा है ये। कह रहा है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशन डेटा वांटेड फॉर प्रॉफिट प्लानिंग purposes really obtained the regular accounting statement. Profit for a period is not affected by changes in absorption fixed expenses resulting from a building and reducing inventory. तो सर ये सब बेसिक चीजें आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इसका कोई यूज यहाँ नहीं है, छोड़ दीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको जो मेन चीज पढ़ना है ना वो ये, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आपको पता है क्या सेल्स में यहां जो दिया हुआ है कॉस्ट को अगर माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। सर आता है, बिल्कुल सही आता है, बात है। सेल्स में कॉस्ट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आता ही है। और सेल्स में दो तरह के कॉस्ट की यहां चर्चा की गई है, क्या? एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या? प्रॉफिट। अब हम यहां ये कर दें कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को एक साइड कर दें और फिक्स्ड कॉस्ट को प्रॉफिट के साथ जोड़ दें, तो क्या होगा? तो सर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दोनों क्या हो जाता है? कंट्रीब्यूशन। कल के वीडियोस में इसको प्रैक्टिकली मैंने समझाया है, आप कल का वीडियो जरूर लगाएं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए इट इज नॉन एज मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। वी कैन कन्वे इट एज ए वेयर एस इक्वल टू सेल्स, वी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, एफ इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट एंड पी इक्वल टू प्रॉफिट। तो क्लियर है बात? तो कंट्रीब्यूशन का दो फॉर्मूला निकल के आता है। सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट को कम कर दीजिए और फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ दीजिए, तो दोनों काम क्या हो जाएगा? दोनों काम आपका निकल जाएगा। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बात? हाँ जी सर, आइएगा। दिख रहा है आपको? जी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आइए अब देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब कुछ डेटा दिया हुआ है, उससे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। मैंने इसको इसलिए लिख रखा है। देखिए सेल्स प्राइस कितना दिया हुआ है? सर सेल्स प्राइस 40,000 दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 30,000 है। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या? सर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, घटा दीजिए 40,000 माइनस 30,000 इक्वल टू क्या? 10,000। यही हो गया आपका क्या? आंसर। क्लियर है? हाँ जी सर। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या है? सर सेल्स दिया हुआ है 1.5 लाख रुपया, पीवी रेशियो 40% है। तो एक और फॉर्मूला हमको पता है क्या? सेल्स इनटू पीवी रेशियो, ये होता है क्या? कंट्रीब्यूशन का। तो इसको भी देख लीजिए, 1,50,000 का 40% कितना हो जाएगा? सर 60,000 रुपये। कितना? 60,000 रुपीज। तो यही हो जाएगा इसका आंसर कंट्रीब्यूशन का। क्लियर है? आप जाइए एक और मेथड से देखते हैं।
सॉरी 2 और मेथड है। अब देखिए फिक्स कॉस्ट वाले से देखते हैं। सर फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है 40,000 रुपया, प्रॉफिट कितना है 30,000 रुपया। तो हम लोग का क्या फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन का? सर फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ देते थे तो आ जाता था क्या कंट्रीब्यूशन। तो 40,000 को जोड़िए प्लस 30,000 को जोड़िए तो कितना आ जाएगा 70,000, और यही क्या हो जाएगा आंसर आपका। देख रहे हो कितना इजी है ना? हाँ जी सर। उसके बाद क्या, उसके बाद फिर है फिक्स्ड कॉस्ट है और लॉस है। तो फिक्स को कितना था 50,000, लॉस कितना 20,000। तो हमने ये पढ़ा है ना कि फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करते हैं लेकिन लॉस को माइनस करते हैं, ये तो पढ़ा है। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या हो गया फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस। 50,000 में अगर 20,000 चला जाएगा तो इतना तो आप कर ही सकते हो, 30,000 आंसर। क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये क्या हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करके मैंने बता दिया। आइए अब चलते हैं कहाँ, अब नेक्स्ट होगा ब्रेक इवन पॉइंट में। तो बीवीपी भी देख ही लेंगे, अभी नहीं पहले थ्योरी पढ़ते हैं। आइए ब्रेक इवन एनालिसिस। अब देखिएगा ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। ये चीज मैंने आपको बताया था कि सर ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, एक बार फिर देख लीजिए। आइए मैं आपको दिखाता हूं ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब। ये देखिए, ये कल मैंने इसको बताया, एक बार फिर देख लीजिएगा। ठीक है, ब्रेक इवन मतलब ऐसा पॉइंट जहां कोई ना प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। ये पॉइंट यहां से इधर जाएगा तो प्रॉफिट, यहां से इधर आएगा तो लॉस। तो ये प्रॉफिट एंड नो प्रॉफिट नो लॉस गेन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बीपी। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो ये बीपी है। अब आइए देखते हैं बुक में क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या ब्रेक इवन एनालिसिस और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी बोलते हैं क्योंकि सीबीपीए भी यही चीज है। कह रहा है अ फंडामेंटल अकाउंट ऑफ अकाउंटिंग इज दैट all revenues and cost must be accounted for. The difference between the revenue and the cost is the profit or loss of the business. भाई बहुत सही बात बोला भाई। जो फंडामेंटल अकाउंटिंग का मतलब क्या बोला, वो सारा रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दो तो उसी का डिफरेंस को निकल के क्या आएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। क्लियर है बात? हाँ जी सर। कह रहा है कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज ए फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब कॉस्ट को दो तरीके से बांट दिया, बोला या तो वो फिक्स्ड कॉस्ट होगा या वेरिएबल कॉस्ट होगा। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट जिसको हम किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते, वेरी नहीं कर सकते, और वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जिसको हम अप एंड डाउन अकॉर्डिंग टू यूनिट कर सकते हैं। हाँ जी देखिए, कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट इज वन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ सेल्स। सेल्स के लेवल से वो इंडिपेंडेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कितना सेल्स हो या ना हो। जैसे रेंट आप दुकान में सामान लाखों रुपए का बेचो, रेंट उतना ही लगेगा, 10 रुपए का बेचो उतना ही रेंट लगेगा। तो इंडिपेंडेंट किससे है? सेल्स से है। रादर इट इज रिलेटेड टू द पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम से। कह रहा है एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड रेंट, सैलरीज एंड इंश्योरेंस। ये सारा क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल रेंट हो गया, सैलरीज हो गया और इंश्योरेंस हो गया। अब दुकान में स्टाफ रखे हो, अब दुकान में कहा कस्टमर आए ना आए उससे क्या पड़ा है, सैलरी तो स्टाफ लेगा ही। तो ये भी क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या बोल रहा है? कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट इज द वन दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट वो है जो सेल्स से डिपेंडेंट है। अगर 1 यूनिट सेल्स होगा तो 40 रुपए मिल रहा है, 2 यूनिट होगा तो 80 मिलेगा, 3 होगा तो 120 मिलेगा, और इसी तरह 500 होगा तो 20,000 रुपए मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो ये क्या है? जिससे जो सेल्स से रिलेटेड है, जो वेरिएबल कॉस्ट है। कह रहा है सच एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कमीशंस। ठीक है, कह रहा है दिस कैटेगराइजेशन ऑफ कॉस्ट वेरिएबल एंड फिक्स्ड एलिमेंट्स कैन दियर रिलेशनशिप एंड दियर रिलेशनशिप विद द सेल्स एंड प्रॉफिट्स हैज बीन डेवलप्ड एज ए ब्रेक इवन एनालिसिस। देखो ये फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पर जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ प्रॉफिट एंड सेल्स का, उसको हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं। कह रहा दिस ब्रेक इवन एनालिसिस आल्सो नोन एज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, और इसी को सीवीपी एनालिसिस भी बोला जाता है। देखिए सीवीपी एनालिसिस इज डिफाइंड इन द CIMA ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी। क्या बोला? द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द चेंजेस इन फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल प्राइस एंड क्वांटिटी एंड मिक्स। इसको उन्होंने बोला क्या? CVPA। इन ब्रेक इवन एनालिसिस, CVP एनालिसिस क्या बोल रहा है? एक्टिविटी लेवल इज डिटरमाइंड एट विच all relevant cost is recovered and there is a situation no profit and no loss। बोल रहा है कि देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट। बोल रहा है ऐसा एनालिसिस जहां पे निर्धारण ये किया जाता है
कि कोई भी रिलेवेंट कॉस्ट जो है वो रिकवर कर लिया गया है, ऐसा सिचुएशन अराइज हो गया है जहां कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस बोलते हैं। एंड दिस एक्टिविटी इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, सॉरी इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस उसको जब एनालिसिस करते हैं, कह रहा है द ब्रेक इवन पॉइंट इन एनी बिजनेस इज दैट पॉइंट at which the volume of sales and revenue exactly equals total expense, or the point at which there is neither profit or neither loss under varying levels of activity। पूरा ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सेल्स वैल्यू, ठीक है, और कॉस्ट टोटल एक्सपेंस बराबर हो जाता है, या जहां कह सकते हैं ना ही लॉस है ना ही प्रॉफिट है। द ब्रेक इवन पॉइंट टेल्स द मैनेजर व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट एक्टिविटी रिक्वायर्ड बिफोर द फर्म कैन मेक अ प्रॉफिट। तो एक मैनेजर को क्या बताता है कि किस लेवल ऑफ एक्टिविटी आउटपुट चाहिए जिससे फर्म क्या कर सके, प्रॉफिट बना सके। रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। इन अनदर वर्ड्स, ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ सेल्स प्रोडक्शन एट विच टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू आर दी बिजनेस आर इक्वल। तो एक और बात इसमें कह सकते हैं कि जिस पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए, दैट इज कॉल्ड बीपी पॉइंट। ठीक है, क्लियर बात? हाँ जी सर। आइएगा नेक्स्ट, कह रहा है एट ब्रेक इवन पॉइंट लेवल द सेल्स रेवेन्यू आर जस्ट इक्वल टू द कॉस्ट इनकर्ड, बिलो ब्रेक इवन पॉइंट द फर्म विल मेक लॉस। तो जब ये था ना ये वाला पॉइंट, ये देख लीजिए, ये पॉइंट था थोड़ा नीचे, ये देखिए तो यहां से इधर वाला पार्ट लॉस, यहां से इधर वाला पार्ट प्रॉफिट, यहां नो प्रॉफिट और नो लॉस। क्लियर था? हाँ जी सर। अब वही कह रहा है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट से जो नीचे वाला है वो लॉस है, व्हाइल अबव दिस लेवल, उससे अबव दिस इट विल मेकिंग प्रॉफिट, उसके ऊपर क्या प्रॉफिट बना रहा है। सो दिस इज सो बिकॉज दैट द व्हाइल द वेरिएबल कॉस्ट vary according to the variations in the volume and level of activity while fixed cost do not change। ये तो बात पता ही है सर, वेरिएबल कॉस्ट वेरी करता है और फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है। देखिएगा क्या बिलो द ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट विल ईट अप ऑल एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट एंड येट अनसेटिस्फाइड। मोटा भाई साहब, ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे सारा का सारा फिक्स कॉस्ट क्या करेगा, खा जाएगा चीजों को, और अभी भी अनसेटिस्फाइड रहेगा। लेकिन जैसे ब्रेक इवन पे पहुंचेगा तो वो सारा फिक्स कॉस्ट उसके कंट्रीब्यूशन के बराबर हो रहा है, कह रहा है, और लिविंग करे क्या छोड़ेगा, लॉस छोड़ देगा। कह रहा है अबव द बीपी एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट, दिस एक्सेस इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। जो एक्सेस होगा उसको कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। इज मच मोर देन द फिक्स कॉस्ट ऑफ द एक्टिविटीज एंड इट दैट लीड्स टू प्रॉफिट। और उसके बाद वाला बीपी के अबव वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट का पार्ट होगा, उसको कंट्रीब्यूशन बोलेंगे, लेकिन वो क्या है, प्रॉफिट का पास है, पार्ट है। कह रहा है इन द ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इट इज पॉसिबल टू एनालाइज द इफेक्ट चेंजेस इन द वॉल्यूम प्राइसेस एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑन द प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल फिक्स्ड कॉस्ट आर अनचेंजेबल। क्लियर बात? हाँ जी सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखिएगा इसको क्या कहता है। कहता है एनालिसिस ऑफ वर्क कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट इन्वॉल्व द कंसिडरेशन ऑफ इंटरप्ले ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। देखिए जो सीवीपी एनालिसिस है वो क्या क्या देखता है, सेल्स का वॉल्यूम देखेगा, सेलिंग प्राइस देखेगा, प्रोडक्ट मिक्स देखेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देखेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट देखेगा। ये सारा चीज कौन देखेगा, सीवीपी है। अब लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कह रहा फिक्स कॉस्ट डू नॉट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट नहीं रह सकता, क्योंकि ये क्या है, ब्रेक इवन मतलब लिमिटेशन से ये डिमेरिट बता रहा है। वेरिएबल कॉस्ट डू नॉट ऑलवेज वेरी प्रोपोर्शनली, अब वेरिएबल कॉस्ट भी हमेशा वेरिएबल नहीं हो सकता है प्रोपोर्शनेटली, मतलब समानुपातिक तरीके से। कह रहा सेल्स रेवेन्यू डज नॉट ऑलवेज चेंज प्रोपोर्शनली, सेल्स रेवेन्यू भी चेंज नहीं हो सकता है। कह रहा हॉरिजॉन्टल एक्सिस कैन नॉट मेजर द यूनिट सोल्ड in as much as many unlike type of products are sold in the same enterprise। ठीक है, क्लियर बात है। देखिए इसी तरह से ब्रेक इवन एनालिसिस डाउटफुल वैलिडिटी है when the business is selling many products and different margins। अब आइए इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, नहीं इसको आप देख लीजिएगा एक बारी। अब आइए इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी से उतना क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जा रहा। आइए, हाँ जी सर। देखिए क्या बोला, कैलकुलेट बीपी इन यूनिट्स, ठीक है, रुपीज फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए इसमें क्या दिया गया, आपका कुछ क्वेश्चन दिया गया, डेटा दिया गया। बोला यूनिट प्रोड्यूस किए कितना, 10,000, फिक्स कॉस्ट कितना है, 40,000, सेल्स प्राइस पर यूनिट कितना है, 50,000, 50 रुपया पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 30 रुपया पर यूनिट। तो पहला क्वेश्चन
पहला क्वेश्चन बोला क्या कंट्रीब्यूशन निकाल ले, नहीं तो कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या बोला, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू हमको पता है सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला था कि सर कंट्रीब्यूशन निकाल के दिखाइए, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 50 रुपया माइनस 30 रुपया, तो ये 20 रुपया क्या निकल गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये पर यूनिट निकला। क्लियर है बात, हाँ जी सर ये पर यूनिट निकल गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन था कि बीपी यूनिट्स में निकाल के दिखाइए, ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या यूनिट में निकाल के दिखाइए। तो बीपी यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स कॉस्ट कितना था, आइए देखिए, फिक्स कॉस्ट 40,000 रुपया था, है ना, ये देख लीजिए ऊपर आपको दिख जाएगा, ये देखिए है ना, फिक्स कॉस्ट 40,000, ये देखिए, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी 20 रुपया निकाले, तो ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, कितना आ जाएगा सर 2000 पर यूनिट, पर यूनिट, है ना, हाँ जी सर पक्का, हाँ जी सर। अब आ जाइए तीसरा बोला बीपी रुपीज में निकाल के दिखाओ। तो रुपीज में निकालने के लिए क्या बोला, बोला फिक्स कॉस्ट इनटू सेल प्राइस पर यूनिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन बाय पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट पहले देख लीजिए 40,000 है, सेल्स प्राइस 50 रुपया है और कंट्रीब्यूशन 20 रुपया है। आइए फिक्स कॉस्ट कितना 40,000, सेल्स प्राइस कितना 50,000, कंट्रीब्यूशन कितना 20, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, इसको 2 से काट दीजिए, 20,000, 20,000 गुने 5 कितना 1 लाख रुपया हो जाएगा, है ना। तो ये क्या देगा बीपी रुपीज में, है ना, ये देखिए। तो ये आपका क्या हो गया, ऐसे ही आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आपके पास डेटा दिया हुआ रहेगा, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा और इस फॉर्मूला के बेस पर आप पुट कर दीजिएगा, आंसर ऐसा ही बन जाएगा। इसीलिए मैंने फॉर्मूला लिख के आपको पुट करके दिखाया क्वेश्चंस लेकर, बस यही पैटर्न आपसे पूछता है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्लियर है बात, हाँ जी सर। अब आइए चलते हैं क्या नेक्स्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। आइएगा एक एक करके इसको ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा द रेशियो और परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू द सेल्स नॉन एज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। किसका किसका, तो रेशियो या परसेंटेज किसका, कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू द सेल्स। तो जो सेल्स और मार्जिन है उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, पीवी रेशियो बोलते हैं। दिस रेशियो आल्सो नोन एज मार्जिनल इनकम रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू द सेल्स रेशियो, वेरिएबल प्रॉफिट रेशियो। PV ratio usually expressed as a percentage is the rate which profit increase with the increased volume। तो PV रेशियो को परसेंटेज के फॉर्म में दिखाया जाता है। तो फॉर्मूला ऑफ PV रेशियो, PV रेशियो का क्या-क्या फॉर्मूला बन सकता है देखिएगा। PV रेशियो इक्वल टू मार्जिनल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, एक फॉर्मूला, और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स वैल्यू। अब देखिए मार्जिनल कंट्रीब्यूशन यानी कंट्रीब्यूशन की बात बोला तो हम लोग को पता है कंट्रीब्यूशन का क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स। तो सेल्स दिया हुआ, सेल्स का वैल्यू निकाल दिया, तो दूसरा फॉर्मूला ये बन गया ना। कंट्रीब्यूशन की जगह पर ये वाला पार्ट रख दिए, ये वाला पार्ट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये तो पता है हमको। उसी तरीके से अब ये मैंने सब कल करके दिखाया है सारा चीज, आपको फिर एक बार ये बता दे रहा हूं, लेकिन वीडियोस देखे होंगे अगर पिछला वाला तो आपको सब क्लियर होगा। तो उसके बाद का फॉर्मूला 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स। अब ये कैसे निकला, तो इसका भी एक सिंपल सा तरीका था, मैंने कल बताया था आपको क्या कि सर जब ये हम फॉर्मूला लिख रहे हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स लिख रहे हैं, हाँ सर, तो इसको हम सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स लिख सकते हैं, माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं। तो ये सेल्स और सेल्स कट जाएगा तो यहाँ इसकी जगह पर 1 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला निकल के नहीं आया, देखिए तो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स वैल्यू। तीसरा फॉर्मूला ये हो गया। चौथा क्या, चौथा सर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है, हमको पता है, तो कंट्रीब्यूशन की जगह पर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिखे डिवाइड बाय सेल्स वैल्यू। अब चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन चेंज इन सेल्स, ये तो सिंपल सा है। तो ये सारा फॉर्मूला सिर्फ एक से बना है, आप लास्ट वाला वीडियो देखिएगा आपको और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि वहां मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्या बोल रहा है, बोल रहा है कंपैरिजन फॉर द पीवी रेशियो ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट कैन बी टू फाइंड आउट द विच प्रोडक्ट इज मोर प्रॉफिटेबल। हायर पीवी रेशियो मोर विल प्रॉफिट एंड लोअर पीवी रेशियो लेसर विल बी प्रॉफिट। तो जितना पीवी रेशियो ज्यादा उतना प्रॉफिट, जितना पीवी रेशियो कम उतना लॉस, ठीक है, सॉरी कम प्रॉफिट, लॉस नहीं कम प्रॉफिट। पीवी रेशियो कैन बी इंप्रूव्ड बाय, कैसे इंक्रीज कर सकता है, इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट बढ़ा दे तो पीवी रेशियो बढ़ जाएगा। रिड्यूसिंग द डायरेक्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग मेन मशीन्स एंड मटेरियल। बोल रहा है अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट को, डायरेक्ट और वेरिएबल कॉस्ट को आप कम कर दें
अच्छे से यूटिलाइज करके मेन मशीन मटेरियल को, तो भी आपका कम हो जाएगा। स्विचिंग टू द प्रोडक्शन टू मोर प्रॉफिटेबल शोइंग अ हायर पीवी रेशियो, तो ये ज्यादा हायर पीवी रेशियो दिखेगा तो भी आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट ज्यादा कर सकते हैं। आइए इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन करते हैं, तो फिर क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए ये देखिएगा क्या बोला, कैलकुलेट पीवी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। अब पहला सेल्स दिया हुआ है इतना और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है तो इसका तो आराम से निकल सकता है। फॉर्मूला क्या, पीवी रेशियो इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स। तो 80,000 माइनस 60,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 100। अब इसी को कर दीजिए 20,000 भाई 80,000, 20,000 क्योंकि 60 में 80 में 20 60 गया तो 20 डिवाइड बाय 80,000 इंटू 100। अब 20 से कम भी 20 चौका 80 4 करके ये कर दीजिए 25%। क्लियर हो गया, हाँ जी सर, तो यही हो जाएगा क्या इसका आंसर। अब नेक्स्ट एक और तरीके से देख लीजिए, कंट्रीब्यूशन 40,000 है, सेल्स कितना है 80,000, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन 40,000 डिवाइड बाय 80,000 इंटू 100 भी होता है ना, इंटू 100। तो ए 40 दूनी के 80 100 ये कर दीजिए, आपका कितना आ गया 50% पीवी रेशियो। फिर थर्ड मेथड से देख लीजिए, सेल्स कितना था 1 लाख रुपया, फिक्स कॉस्ट कितना था 30,000 रुपया, प्रॉफिट कितना सर कितना है 20,000 है ना, 20,000। ठीक है, तो आप देख लीजिए फिक्स कॉस्ट कितना है जी 30,000, प्रॉफिट कितना है जी 20,000, सेल्स कितना है जी 1 लाख इंटू 100। अब यहां कर लीजिए 50,000 डिवाइडेड बाई कितना 1 लाख इंटू 100, 50 यहाँ के 2 इसको काट दीजिए 50%, तो ये भी क्या हो गया 50% हो गया। क्लियर है बात। तो ये ऐसे क्या होगा, ऐसे ही फॉर्मूला आपके पास ये डेटा रहेगा और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। क्लियर है बात, हाँ जी सर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, एक लास्ट बचा हुआ है क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब मैंने बताया था आपको क्या कि, अब देखिएगा पहले इसको देख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। कह रहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल्स एंड सेल्स एट द ब्रेक इवन पॉइंट। जो ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल्स हुआ और एक्चुअल सेल्स जो हुआ उससे बढ़कर उसको क्या बोलते हैं, उसका जो डिफरेंस है उसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। कहता है सेल्स बियॉन्ड द ब्रेक इवन वॉल्यूम ब्रिंग्स द प्रॉफिट सच सेल्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैसे कैलकुलेट हो सकता है, 3 फॉर्मूला दिया गया है यहाँ। पहला मार्जिन ऑफ सेफ्टी टोटल सेल्स में ब्रेक इवन वाले सेल्स को घटा दो, उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी पीवी रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर दो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल सेल्स। तो क्या इस तरीके से दिखाया जा सकता है। आइए इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, अब आइए कर लेते हैं, उसके बाद फिर समझाएंगे आपको क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखिए चलिए मैं आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक बार क्लियर थोड़ा कर ही देता हूं। देखिए ये मैंने लाइन दिया, ये क्या हो गया, मान लेते हैं ये क्या है बीपी पॉइंट्स है और यहां 300 यूनिट बेचा है हमने अभी तक। अब टोटल सेल्स मेरा कितना है 400 यूनिट्स का है, तो जब मेरा बीपी पॉइंट था 300 यूनिट था और जैसे ही मैं टोटल सेल्स हुआ मेरा 400 यूनिट, तो ये 100 यूनिट का जो डिफरेंस निकला ना, इसी को हम लोग बोलते हैं जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्योंकि यहां तक तो नो मार्जिन है, नो प्रॉफिट नो लॉस है, लेकिन यहां से तो मार्जिन स्टार्ट हो गया ना, तो दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये पॉइंट क्लियर है बात, हाँ जी सर। अब आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। अरे हट जा भाई, क्यों नहीं हट रहा है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये देखिए क्या बोला, कैलकुलेट एमओएस इन द फॉलोइंग केसेस। अलग अलग केस में दिया गया है, देखिएगा। सबसे पहले प्रॉफिट कितना है 1000 रुपया, पीवी रेशियो कितना है 40%। तो एमओएस का फॉर्मूला क्या, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट कितना 1000 डिवाइडेड बाय 40%, तो 40 इंटू 100, ये कर दो 1 0 उड़ा दो, ये कर दो 2 दूनी के 4, 2 पचे के 10। अब यहाँ 500 25,000 है ना, हाँ जी सर। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेल्स कितना दिया हुआ 20,000 यूनिट, ठीक है। बीपी कितना दिया हुआ है 15,000 यूनिट। तो मैंने बोला था एक्चुअल सेल्स डिवाइडेड माइनस बाय बीपी, तो क्या आ जाएगा सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यही तो अभी हमने अभी अपने फिगर में भी देखा नहीं, तो सेल्स कितना सर 20,000
माइनस 15,000 इक्वल टू कितना 5,000 यूनिट्स। यही हो गया क्या एमओएस। अब एक और तरीका क्या है सर, वैल्यू में, ये तो यूनिट्स में निकल गया और ये रुपीज में निकाल रहा है। तो 4.5 लाख रुपए का सेल्स, उसमें बीपी सेल्स कितना 3 लाख, तो आ जाएगा 1.5 लाख रुपया। देख लीजिए 4.5 लाख माइनस 3 लाख तो कितना आ गया 1,50,000 रुपए। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो ऐसे ही आपका सारा, अगर आपको फॉर्मूला याद रहा तो सारा पुट हो जाएगा। और फॉर्मूला याद करने का बेस्ट ऑप्शन मैंने कल के वीडियोस में बात करके रखा है, क्योंकि इसको याद नहीं करना है, उसको समझना है। अगर आप समझ गए चीज तो याद ऑटोमेटिकली रह जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहां इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो।